हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ सोशल स्टडीज इंस्ट्रक्शंस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स एंड साइंस इज दैट। मैथमेटिक्स और साइंस के कंपैरिजन में सामाजिक अध्ययन अनुदेशनों का एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि सोशल साइंस इंस्ट्रक्शन का एक महत्वपूर्ण दोष बताना है, ड्रॉबैक बताना है। क्या है? टीचर डू नॉट यूज appropriate language for instruction, no visual representation of the path, concepts are not there for students to understand, text paragraphs are very long and full of concrete concept, पाठ अनुच्छेद बहुत लंबे और मूर्त अवधारणाओं से भरे होते हैं। यहाँ मूर्ति जगह अमूर्त होना चाहिए था, अमूर्त शायद मूर्ति रहेगा, जो भी है। अगर हम इस की बात करें सोशल साइंस के ड्रॉबैक की, देखिए सोशल साइंस में जब भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो सारे थियोरेटिकल होते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो बहुत लंबा होता है। तो मेन इसका ड्रॉबैक यही है कि इसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं एंड फुल ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। सिर्फ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किसी प्रकार की लॉजिकल थिंकिंग लगती नहीं है। सामने जो मटेरियल होता है उसे एज इट इज ही हम पढ़ लेते हैं और उसे हम कह सकते हैं कि उसको ग्रहण कर लेते हैं, जैसा हमारे सामने प्रेजेंट होता है वैसा ही। तो एक तरह से ड्रॉबैक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सोशल साइंस या सोशल स्टडीज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट आउटकम्स। चाइल्ड के डेवलपमेंट आउटकम्स जो है निम्न में से कौन भाषा विकास परिणामों को सीधे प्रभावित नहीं करता है? डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब इनडायरेक्टली इफेक्ट करता होगा। लैंग्वेज यूज्ड बाय द स्कूल कम्युनिटी एंड फैमिली, फैमिली प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, बिहेवियर बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड इन द फैमिली, टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी टू द चाइल्ड बाय द स्कूल एंड द फैमिली। बच्चे के स्कूल और परिवार द्वारा उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना। अगर स्कूल और परिवार बच्चे के स्वास्थ्य की ध्यान रखेंगे तो ये तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ही उसको। अभिभावक और बच्चों के बीच जो व्यवहार होता है वह भी डायरेक्टली इफेक्ट ही करता है। परिवार द्वारा प्रदत्त अनुभव, परिवार किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस बच्चे को प्रोवाइड करता है, ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। लैंग्वेज यूज्ड बाय स्कूल कम्युनिटी एंड फैमिली, स्कूल कम्युनिटी एंड फैमिली किस प्रकार की लैंग्वेज यूज करती है, इसका प्रभाव इनडायरेक्टली पड़ता है। बच्चा धीरे धीरे परिवार और समुदाय के द्वारा स्कूल का जो समुदाय है उसकी भाषा को ग्रहण करता है, समझता है, और फिर बाद का जो उसका विकास उसमें इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स लाइक्स टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन मैप्स एंड स्पाइडर डायग्राम्स वाइल वाई प्रेफर्स टीचिंग थ्रू लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, रेडियो etc. दिस प्रेफर्ड टाइप ऑफ पर्सन फॉर अ जॉब फॉर टीचिंग पोजिशन इज कॉल्ड। एक्स मानचित्रों और स्पाइडर आरेखों में सूचना निरूपित करना पसंद करता है, जबकि बाय व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, रेडियो इत्यादि के माध्यम से शिक्षण पसंद करता है। व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या शिक्षण स्थिति है तो ये पसंदीदा प्रकार है। देखिए दो लोग हैं, एक यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, एक यहाँ पर एक्स है और एक यहाँ पर वाई है। अब एक्स के सीखने का तरीका अलग है, वह सूचनाओं को डायग्राम्स वगैरह के माध्यम से सीखता है। वाई जो है वह लेक्चर या ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से सीखता है। तो इन दोनों के टीचिंग स्टाइल है, इसे टीचिंग स्टाइल बोला जाता है। दो लोग हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं, सबके सीखने का तरीका अलग अलग है, तो ऐसे हम टीचिंग स्टाइल बोलते हैं, शिक्षण शैली बोलेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम एरियाज रिक्वायर्ड डेली टीचिंग टाइम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किस पाठ्यचर्या क्षेत्रों में प्रतिदिन शिक्षण समय की आवश्यकता होती है? कुल मिलाकर बात ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिन्हें प्रतिदिन ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो वह दो सब्जेक्ट हैं आपके लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। भाषा और गणित का जो शिक्षण है यह प्रतिदिन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टू द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम वाज। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। क्या था महत्वपूर्ण उद्देश्य? टू फैसिलिटेट लर्निंग टू अ पार्टिकुलर सेट ऑफ द पीपल, to preserve or transmit ancient Indian culture, to facilitate learning through meditation and yoga, to preserve Vedas from the foreign invaders। देखिए यहाँ पर बताना है कि मेन उद्देश्य क्या था। हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था इसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारी जो संस्कृति है उसका एक तो संरक्षण किया जाए और उसको आने वाली जनरेशन के लिए ट्रांसमिट किया जाए। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना और प्रसारित करना,
ये इसका उद्देश्य था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आर्ट इन अ प्राइमरी स्कूल इज एन। एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कला एक है। कला क्या है? को करिकुलर एरिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एरिया या को स्कोलेस्टिक एरिया। एनसीईआरटी के हिसाब से हम बात करें तो जो आर्ट आता है वे आता है को स्कोलेस्टिक एरिया के अंदर। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है स्कोलेस्टिक एरिया और एक होता है को स्कोलेस्टिक एरिया। स्कोलेस्टिक एरिया के अंदर जो चीजें आती हैं वे आपके विषय से संबंधित होती हैं, जिसमें हम 5-6 विषय पढ़ते हैं, टीचिंग होती है, फिर हमारे टेस्ट होते हैं, तो इवेल्युएशन, असेसमेंट, ये सब चीज़ें जाते हैं। इसके अलावा जो गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई फंक्शंस होता है, तो एक को स्कोलेस्टिक एरिया इसके अंदर आएगा। तो जो आर्ट रहेगा वह भी हमारा को स्कोलेस्टिक एरिया के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 which of the major national concerns should be addressed in the teaching of social science। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में किन प्रमुख राष्ट्रीय सरोकारों पर बात किया जाना चाहिए? इनसफिशिएंसी ऑफ वाटर, पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या टेररिज्म। पानी कमी, निर्धनता, लैंगिक भेदभाव या आतंकवाद। हालांकि सामाजिक विज्ञान के अंदर हर चीजों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन प्रमुख राष्ट्रीय सरोकारों के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। मेजर कंसर्न कौन सा होगा? तो वो रहेगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, टीचर अबाउट द करेंसी यूज्ड बाय द चोलास बाय शोइंग अ कॉइन ऑफ दैट केप्ट इन अ म्यूजियम इन द रियल टाइम इन एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टीचिंग। चोलों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्रा के बारे में शिक्षक वास्तविक समय में एक संग्रहालय में रखे गए सिक्के का एक सिक्का दिखाकर शिक्षण का उदाहरण है। देखो जो भी ऑब्जेक्ट रियल टाइम में यूज करते हैं टीचिंग के लिए उन्हें बोला जाता है रियलिया। ठीक, अब यहाँ पर वर्किंग मॉडल क्या है, सेक्शन मॉडल क्या है, डायरोमा क्या है। डायरोमा एक तरह से चित्रावली होती है, इसमें डायग्राम्स होते हैं। वर्किंग मॉडल और अनुभागीय या सेक्शनल मॉडल ऐसा होगा। वर्किंग मॉडल फॉर एग्जांपल अगर सोलर सिस्टम का कोई मॉडल है और सोलर सिस्टम का मॉडल कुछ इस प्रकार से जिसमें आप बता रहे हो कि बीच में सन है और चारों तरफ ये जो प्लैनेट्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो मॉडल है ये चलता हुआ दिख रहा है। या फिर हम कोई सा भी अदर मॉडल की बात करें, जो कोई मॉडल हो सकता है पावर सप्लाइंग को बता रहा हो, कोई मॉडल है जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोडक्ट होती है या वाटर से पावर कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में बता रहा हो। तो ये जो मॉडल है जिसमें जो मॉडल के कंपोनेंट्स है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं किसी ना किसी प्रकार की, तो वो वर्किंग मॉडल के अंदर आते हैं। सेक्शनल मॉडल फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ अर्थ का ही एक डायग्राम बनाया और अर्थ के डायग्राम को बीच में से काट कर बताया हमने कि ये बीच में क्रोड इस प्रकार से होता है, फिर इसके बाद जो नीफे एंड सियाल जो आपकी परत होती है वह इस प्रकार से होती है, तो ये सेक्शनल मॉडल हो गया। आप हो सकता है किसी पेड़ के तने को काट कर बीच में से बता रहे हो तो वह सेक्शनल मॉडल होता है। फिर आता है रियल टाइम होता है और डायरोमा में डायग्राम्स अटैच होते हैं। इनके बारे में और डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो मेरी एक बुक आने वाली है जो कि NIOS पर बेस्ड रही। उस बुक के अंदर मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है। NIOS का जो डॉक्यूमेंट है उसमें से चीज़ें निकाल कर बता रखी, ये क्वेश्चन वहीं से बना हुआ है। तो वह बुक जैसे ही रिलीज होगी मैं चैनल पर उसके बारे में बता दूंगा, कहाँ मिलेगी ये सब भी उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो वह बुक आप ले सकते हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें आपको न्यू देखने के लिए मिलने वाली हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, While teaching science to students, knowledge about cognitive tasks, including appropriate contextual and conditional knowledge, falls under। छात्रों को विज्ञान पढ़ाते समय उपयुक्त प्रासंगिक और सशर्त ज्ञान सहित संज्ञानात्मक कार्यों के बारे में किसके अंतर्गत आता है? नॉलेज अबाउट कॉग्निटिव टास्क, इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्चुअल एंड कंडीशनल नॉलेज, ये चीज़ें आपके कॉग्निटिव नॉलेज, कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर आती हैं। तो इससे जुड़ा हुआ ऑप्शन कौन सा है? इससे जुड़ा हुआ एक ही ऑप्शन है मेटाकॉग्निटिव, जिसे हम बोलते हैं अधिसंज्ञान। इसे शुद्ध हिंदी में अधिसंज्ञान बोला जाएगा, अधिसंज्ञान से जुड़ा हुआ है। हालांकि वैसे अगर देखा जाए मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि आपको पता हो कि आपके अंदर किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, यानी कि आपके विचारों के बारे में विचार होना मेटाकॉग्निशन के अंदर आता है। बट इस क्वेश्चन के लिए इन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट मेटाकॉग्निटिव ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु कोटेड द फॉलोइंग ऑन एजुकेशन। शिक्षा पर निम्नलिखित कथन किसने कहा? एजुकेशन विच विल ऑफर
द टूल वेयर बाई वन कैन लिव फॉर द डिवाइन, फॉर द कंट्री, फॉर वन सेल्फ एंड फॉर अदर्स, एंड दिस मस्ट बी द आइडिया ऑफ एवरी कॉज इट सेल्फ नेशनल। शिक्षा जो उपकरण प्रदान करेगी जिससे कोई व्यक्ति परमात्मा के लिए, देश के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए जी सकता है, और ये प्रत्येक को राष्ट्रीय कहने का विचार होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना किससे जुड़ा हुआ था, तो ये स्टेटमेंट आपका जुड़ा हुआ था श्री अरबिंदो से। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। हम एटलीस्ट जो PYQs में स्टेटमेंट आ गए हैं उन्हें एक बार पढ़कर चले जाएं तो हो सकता है रिपीट हो जाए, तो सेकंड राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ और प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग एज पर थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दिए हैं लॉ ऑफ लर्निंग, टोटल 3 प्राइमरी लॉ दिए हुए हैं इन्होंने सीखने के। इनके अगर हम लॉ ऑफ लर्निंग की बात करें या सीखने के नियम की बात करें तो 3 सीखने के नियम है, जिसमें सबसे पहले आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस होगा आपका तत्परता का नियम। जब तक बच्चा रेडी नहीं है या सीखने के लिए तत्पर नहीं है तब तक हम उसे नहीं सिखा सकते। सेकंड नंबर पर आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब तत्पर होने के बाद उसे ज़रूरत है अभ्यास की, वो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतना ही ज़्यादा उतने ही अच्छा उसका अधिगम होगा। और थर्ड नंबर पर आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को हम बोलते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम बोलता है कि यदि सीखना संतुष्टि कारक होता है, संतुष्टि प्रदान करता है तो सीखना जारी रहेगा, नहीं तो उसे छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर बोला था फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ कौन सा होगा, फिर आपका लॉ ऑफ रेडीनेस होगा। इसका ये क्रम याद रखिएगा, हालांकि क्रम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, आप इन्हें आगे पीछे भी याद रख सकते हैं, लेकिन NVS में 2 बार ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। NVS 2019 में जो आपका PGT का पेपर था, एक तो ये वाला शायद मैथ्स का है, PGT मैथ्स वाला पेपर है, और एक और मैंने देखा था शायद जियोग्राफी का था या कॉमर्स का था, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट पर लॉ ऑफ रेडीनेस रखना है, सेकंड पर लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड पर लॉ ऑफ इफेक्ट। बाकी सेकेंडरी लॉ से दिए थे उन्होंने, कहीं 5 या कहीं 6 बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इमिटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, स्कूल एक्सपीरियंसेस, इवोल्यूशनरी इम्पैक्ट। सामाजिक आर्थिक स्थिति, अनुकरण और पहचान, स्कूल के अनुभव या विकासवादी प्रभाव। देखिए विकासवादी प्रभाव है, ये पूरी जनरेशन को इफेक्ट डालता है, जो पूरी जनरेशन होती है उसको प्रभावित करता है कि ह्यूमन का इस प्रकार का नेचर रहेगा, ह्यूमन के इस तरह के पैर रहेंगे, बाल इस तरह से बढ़ेंगे, बॉडी इस तरह से ह्यूमन की जाएगी। ये आता है इवोल्यूशनरी इम्पैक्ट के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें तो शुतुरमुर्ग का विकास किस प्रकार से हुआ, एक पक्षी होकर भी उसका विकास इस तरह से हुआ है कि वह बहुत तेज दौड़ सकता है लेकिन वह उड़ नहीं सकता है। एक और ये न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है शायद कीवी, वह भी दौड़ नहीं सकता। तो ये इवोल्यूशनरी इम्पैक्ट पड़ा। तो इवोल्यूशनरी इम्पैक्ट जो होता है ये बताता है कि किस प्रकार का विकास होने वाला है। आगे हम बात करें तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है कि आपका सोशल स्टेटस किस प्रकार का है। इमिटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान क्या है, आप किस प्रकार के लोगों को अनुकरण करते हो। स्कूल में आपको किस प्रकार के अनुभव मिले, ये भी आपके सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे नोट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अनिल ईयर ओल्ड लुक एट टू मेंट ऑफ फिल्ड विथ कैंडीज, वन ऑफ ए टॉल थिन जार, मतलब 2 कंटेनर्स हैं जो कैंडीज से भरे हुए हैं, एक लंबा और पतला है, एंड अदर वन इज शॉर्ट एंड वाइड, और दूसरा जो है वह छोटा और चौड़ा है, शॉर्ट एंड वाइड जार। इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज आर फिल्ड इन ईच ऑफ दिस जार। अनिल रेफर्स दैट द टॉल थिन जार हैज मोर कैंडीज देन द शॉर्ट वाइड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैज अनिल नॉट एक्वायर्ड एज पर पियाजे। मेमोरी, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन या फिर सोशल कॉन्सेप्ट। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ है। 1 साल का अनिल कैंडीज से भरे जाने वाले 2 जारों को देखता है, एक पतला जार है और दूसरा एक छोटा चौड़ा जार है। प्रत्येक जार में समान संख्या में कैंडी भरी जाती है। अनिल का अनुमान है कि पतले जार में छोटे मोटे जार की तुलना में अधिक कैंडीज होती हैं। पियाजे के अनुसार अनिल ने निम्नलिखित में से कौन सा पहलू हासिल नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। संरक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन।
देखिए इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज हैं, ये इक्वल नंबर ऑफ, मैंने कुछ कैंडीज रख दी, इसको नहीं रखते, दूसरी जगह रखते हैं, यहाँ रख देता हूँ मैं। ये कुछ कैंडीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडीज हैं। अब इन 10 कैंडीज को मैं इसमें भी रख सकता हूँ, और इन्हीं 10 कैंडीज को मैं इसमें भी रख सकता हूँ। ठीक है। अब अनिल जो है वो ये कहता है कि इसमें कैंडीज ज़्यादा हैं और इस वाले में कैंडीज कम है। उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन डेवलप नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ये बोलता है कि इन दोनों का मास तब तक अलग नहीं होगा जब तक कि कुछ इसमें से निकाला ना जाए या कुछ ऐड नहीं किया जाए। ठीक है, इस हिसाब से संरक्षण की अवधारणा हो जाएगी। और वैसे इसका राइट आंसर बनना था केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि वह चीज़ों को सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में देख ही पा रहा है, एक ही पक्ष को देख पा रहा है कि जो वो बड़ा है उसमें कैंडीज ज़्यादा है, वह दूसरे पक्ष को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, या फिर इसका एक और बनता है अनुत्क्रमणीयता नहीं बनेगा, या तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन होना था। अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन नहीं है, विकेंद्रीकरण ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम संरक्षण की अवधारणा की तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूजेबल हाइपोथेसिस। जब हम साइंटिफिक मेथड्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक आता है फॉर्मेशन हाइपोथेसिस। तो जो परिकल्पना बनाते हैं उस परिकल्पना की विशेषता क्या नहीं होना चाहिए। जब हम NIOS का डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसमें इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बात की गई है। इट हैज़ नॉट बी लेंदी विथ हाई वोकेबुलरी यूजेस, बिल्कुल ठीक है। बहुत लेंदी, इट हैज़ टू बी लेंदी, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, इस परीक्षण करने योग्य होना चाहिए, इसका परीक्षण किया जा सके, इस प्रकार की हाइपोथेसिस होना चाहिए। इट शुड हैव कॉन्सेप्चुअल क्लियरनेस, ये बात भी ठीक है। जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हो उसमें वैचारिक स्पष्टता होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट उसमें लगना चाहिए। इट शुड बी क्लोजेस्ट टू थिंग्स ऑब्जर्वेबल, ये भी ठीक है। ये देखने योग्य चीज़ों के सबसे करीब होना चाहिए, यानी उसको आसानी से टेस्ट कर सके, कॉन्सेप्ट उसमें लगे, उसे आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए और उसमें हाई वोकेबुलरी का यूज नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीक टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटिव इम्प्रूवमेंट इन मदरसा टू इनेबल मुस्लिम children attention standard of the national education system in front of education subject। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मदरसों में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करती है। अब इन चारों में से कौन सी ऐसी समिति है जो मदरसों में गुणात्मक प्रयास लाने का सुधार करती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। SPQEM ये जो समिति है ये इस पर काम करेगी। अब ये समिति क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा सीक्स टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन मदरसा टू एनेबल मुस्लिम चिल्ड्रन अटेन स्टैंडर्ड टू द नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन फॉर्मल एजुकेशन सब्जेक्ट। तो ये आपकी स्कीम थी SPQEM। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिस पर आपको सारे क्लासेस के PDF और इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।